आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, अब आप बताइए। खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में, जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य बात सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं। हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। 450 का सिलेंडर कभी नहीं था। अच्छा, वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 2014 में खत्म हो गई सब्सिडी। हाँ, तो 2014 में 400 का था ना, जाके देखिए तो जनवरी 2014 में। सुनिए, मैं कह रहा हूं अरे भाई, आप बात पूरी होने दीजिए। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं। भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है, 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया अजित पवार को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की बहस हो रही है गरीबी के ऊपर। देखिए कैसे संदीप चौधरी ने सुधांशु त्रिवेदी से बहुत तीखे सवाल पूछे। यह बहस बहुत ही मजेदार है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तो सुधांशु, गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी। देश अमीर, लोग गरीब, ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? वैसे संदीप जी, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं जिसने कहा गरीबी तो एक मानसिकता है। याद है आप किसने कहा था? गरीबी होती नहीं है, इट्स ए माइंडसेट। राहुल गांधी जी ने कहा था। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 2013 में सोनिया गांधी जी कह रही थी कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है, 2/3 लोगों के पास खाना नहीं। 43 साल के बाद यह होता है नारे और जुमले। और दूसरा एक यथार्थ होता है, आंकड़ों पर तो अभी बाद में आएंगे कि यथार्थ होता है मान्यवर, सुनी हुई चीज, कही हुई चीज और अनुभव की हुई चीज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सोने और चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हों, जिनके पिताजी के नाना के बारे में कहा जाता हो कि कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो चारों गेटों के ऊपर यूनिवर्सिटी के शॉफर ड्रिवन कार रहती थी। अपने मुंह से कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी और आनंद भवन था। आपको लगता है कि गरीबी उनको मानसिकता ही तो नजर आएगी? ऑन दी कॉन्ट्रेरी, हमारे प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने स्वयं बोला था कि उनकी मां को एक समय ऐसा भी आया जब दूसरे घरों में बर्तन मांजने पड़े। तो उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है, इन्होंने गरीबी के बारे में सुना है। तो एक कहावत होती है, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। इसीलिए आप देखिए जब प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? 2 बातें 15 अगस्त 2014 को कही थी, जिसके बारे में ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने कहा था यह गैर राजनीतिक बात है। एक, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, और दूसरा जन धन योजना। स्वच्छता अभियान किसके लिए था? हर गरीब को ऑन एन एवरेज एक साल में 6,000 से लेकर 13,000 रुपए तक गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के लिए जाता था। यह किसी बड़े अमीर के लिए नहीं था, इवन मिडिल क्लास के लिए भी नहीं था, यह गरीब वर्ग के लिए था। तो वहां से शुरुआत की। और उसके बाद जब जन धन अभियान की बात कही तो 48 करोड़ खाते हुए, उस जमाने तक देश की 30% ही जनसंख्या ऐसी थी इसके बाद बैंक खाते थे। अब 80% से ऊपर, यानी लगभग पूरी जनसंख्या खातों के द्वारा कवर्ड हो गई है। तो दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। और आज ही आप देखिए, आज राज्यसभा में एक विधेयक पारित हुआ है, मीडिएशन बिल। गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मान्यवर? पढ़ाई के बाद, उसके कमाई के बाद सबसे ज्यादा समस्या 2 होती है। बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, और दूसरा कोर्ट कचहरी में फंस गए तो क्या करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना दी और कोर्ट कचहरी के लिए मीडिएशन बिल इसलिए लाए कि मुकदमे लड़ते लड़ते तो जिंदगी गुजर जाती है और प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, तो एक मध्यस्थता का भी माहौल। तो इसके बाद गरीबी के बारे में एक सांगोपांग व्यवस्था। और आज मैं एक और बात कहूं जिस पर कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज अगर ये डाटा है कि तो 7.5 भूखों करोड़ पेट सोएंगे, पास ऑटो पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। मान्यवर संदीप जी, आप प्रबुद्ध
पत्रकार हैं, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। वो 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा था, जो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो 5 किलो अनाज उपलब्धता नहीं, कोविड काल में सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी। अगर हम पैसा भी किसी को दे देते, आप जाते मोहल्ले की दुकान में, सारे मोहल्ले को देने लायक राशन था क्या उसके पास? नहीं था। वो जिस वेयर हाउस से मंगाता उसके पास भी नहीं था। इसलिए वह व्यवस्था की गई थी। नहीं, वो व्यवस्था आज भी वो व्यवस्था चल रही थी मान्यवर। अब ऐसी स्थिति नहीं है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की प्रति व्यक्ति आय यदि 86,000 से बढ़कर 1,72,000 हुई है, तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। इसलिए कोविड के बाद सबसे बेहतर स्थिति में हम निकलने में सफल हुए हैं, और गरीबी से ईमानदारी से लड़ा है, और गरीबी से सांगोपांग लड़ा है। केवल ऐसा नहीं कि आपने कहा जी पैसा दे दो उतने से काम चल जाएगा, नहीं। गरीबी की स्वच्छता, गरीब की सुरक्षा, गरीब की कमाई, दवाई, पढ़ाई, हर चीज की व्यवस्था करने का काम। चलिए, आपको मैंने पूरा समय दिया। इसलिए गरीब के बारे में एक समग्रता से विचार है, क्योंकि समग्रता से विचार है। गरीब कितने हैं देश में सुधांशु? पैमाना क्या है गरीबी का? देखिए, अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट बताई है, उसने कहा है कि अभी 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर हुए हैं, और अब जो अनेक एजेंसियों के डाटा के अनुसार जिसे एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं, उसमें लगभग 1% ही जनसंख्या रह गई है, जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहते हैं। अब आप बताइए, खर्च के हिसाब से गरीबी का पैमाना था 2017-18 में जो आंकड़े आए आपने दबा दिए। आंकड़े क्यों नहीं आ रहे? आपने एक नया पैमाना खड़ा कर दिया। मान्यवर, आपने अभी अपने शुरुआती उद्बोधन में बोला कि गरीबी को निर्धारण करने का कोई आंकड़ा नहीं, पैमाना नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पैमाने आए, आंकड़े दबा दिए, तो आप अपना वक्तव्य पहले स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, मैं स्पष्ट, आपका क्या स्पष्ट है? ना, कोई पैमाना नहीं है, या पैमाने पे आंकड़े को दबा? पैमाना है ही नहीं। गरीबी का जो खर्च के आधार पर था वो न जाने कहां चला गया। अब आपने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेकर आए हैं, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़ दिया, उसका भी पुट, और इनकम का भी पुट जोड़ दिया है। पर उसका असल पैमाना क्या है, उसमें आप कहीं ना कहीं गोल गोल घूमने लगते हैं। इसलिए यह सवाल। हाँ, मैं बात बता रहा हूं। जो लोग गोल गोल घूमने की बात कहते हैं, वो तो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं होते हैं कि असल पैमाना क्या है। उदाहरण के लिए मैं अपने आप वो विषय लेके आता हूं। आज आप कहते हैं कुछ खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हुए हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं, पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर क्या है? 4.5%। 2013 में 13% थी। इसका मतलब यदि 4 चीजों के दाम बढ़े हैं, तो 14 चीजें ऐसी भी है जिनके दाम बहुत नियंत्रित हैं, और जीवन में हमें हर चीज की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने जैसे हमें जरूरत होती है सुधांशु, जैसे हमें जरूरत होती है पेट्रोल डीजल की। बहुत हुई पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार 3 रुपए 58 पैसे जो एक्साइज ड्यूटी डीजल पर होती थी, 9.5 रुपए जो पेट्रोल पर होती थी, आपने लगातार 16 बार बढ़ाकर उसे 32 रुपए 80 पैसे और 31 रुपए 90 पैसे तक आप ले गए, और वो पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम 90 से 110 के बीच में झूल रहे हैं। जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था वो 1150 रुपए पर मिल रहा है। जो सरसों का तेल कभी 40-50 रुपए पर था, 200 रुपए भी पार कर गया। ये वन ऑफ ही है या सालों से इस बात को भुगत रहा है आम आदमी? संदीप जी, मैं जवाब दे दूं, आपको जवाब दे दूं। ये जो आपने कहा कि हमने 30-32 रुपए कर दिया, आपने, वो आपका मतलब कौन है? राज्य सरकारें 32 रुपए नहीं लेती क्या? बोलिए, सच बोलिए ना। एक्साइज नहीं लेती हैं राज्य सरकारें, वो राज्य वैट सरकारें लेती 32 रुपए लेती हैं जी नहीं, एक्साइज आपने लिया, सिर्फ केंद्र सरकार ने जो लिया वो आंकड़ा दिया मैंने। मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं। इसीलिए किसी राज्य सरकार ने जीएसटी, पेट्रोलियम में जीएसटी को नहीं आने दिया। क्यों नहीं आने दिया? क्यों? पेट्रोलियम एक ही प्रोडक्ट है जिसका देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग, ज्यादा राज्यों में विपक्ष की सरकार है कि बीजेपी की सरकार है? क्यों होता है? जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में क्यों नहीं लेकर आ जाते? जीएसटी में मेजॉरिटी किसकी है? मान्यवर, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, शायद आपसे चूक हो रही है। जीएसटी में सर्वसम्मत से निर्णय होता है, मेजॉरिटी से नहीं होता। सारे राज्य तैयार होने चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि अगर 4 राज्य हैं तो 4 राज्य नहीं। ये नियम है, ये ओ की बात नहीं है, ये जीएसटी का प्रतिपादित नियम है। और हमने 2 बार अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है।
केंद्र ने भी भाजपा शासित तो ये सभी राज्य सरकारों की एक मिनट और दूसरी बात सुधांशु एक मिनट एक आप राज्यसभा सांसद पूरी बात कर लो जो आपने नहीं इसमें एक इंटरप्शन जरूरी है पूरा जरूरी है कर लो अपनी बात आप राज्यसभा के अच्छा चलिए आपने एक बात संदीप जी एक बात मैं पूरी कर लूं पहले पूरी पटोले मान्यवर आप एक गैस पे बहुत गलत बात बोल गए 450 का सिलेंडर कभी नहीं था अच्छा वो सब्सिडाइज सिलेंडर की बात कर रहे हैं हाँ, जो 2014 में खत्म हो गई सब्सिडी हाँ तो 2014 में 400 का था ना जाके देखिए तो जनवरी 2014 में सुनिए मैं कह रहा हूं दर्ज अरे भाई आप बात पूरी होने दीजिए ओपन मार्केट में 1241 रुपए का सिलेंडर था 6 सब्सिडी के सिलेंडर मिलते थे वो 450 आप बोल रहे हैं और सब्सिडी की व्यवस्था कांग्रेस के द्वारा स्थापित 1 जनवरी 1995 के WTO एग्रीमेंट के तहत डीजल पर 2010 में और गैस के ऊपर 2014 में समाप्त हो गई भाई कैसे आप सब्सिडाइज यानी राशन के दाम की आप तुलना मार्केट के दाम से करने लगे और वो भी 6 सिलेंडर मिलते थे कितने लोग ऐसे इनका 6 सिलेंडर वो सिलेंडर लेकर जो बैठते थे अब नहीं बैठेंगे इसलिए ओपन मार्केट 1150 रुपए का सिलेंडर ठीक है कहता हूं आज भी जाके चेक करें ओपन मार्केट में 1241 रुपए का था जनवरी 2014 में चैलेंज से कहता हूं नेट पे जाके चेक कर लीजिए हर ईयर के 1150 मतलब 1200 से कम है इसीलिए करता है अच्छा विपक्ष करता है आम आदमी वो गैस सिलेंडर के दाम से और अन्यथा मैं एक बात और कह दूं अच्छा एक सेकंड मैं एक इंटरप्शन जो कर रहा था एक लाइन और कह दूं हाँ बोलिए ना हाँ बताइए अब बताइए अच्छा कर लीजिए मैं एक लाइन और पूरी कर दूं चूंकि हमारे विपक्षी दल के नेता बहुत जलवे से विदेश में जाके हमें बहुत ज्ञान देते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं G7 और G20 कंट्री में एक देश बता दे जहां महंगाई की दर हमसे कम हो अथवा विकास की दर हमसे अधिक हो चुनौती से पूछता हूं पूरी दुनिया में भयंकर मंदी छाई हुई है और उस परिस्थिति में हम चला रहे अन्यथा विदेश से जाके ज्ञान देना बंद कर दें तब ये ना करें भारत की बात करिए आप ज्ञान देंगे इटली जर्मनी ब्रिटेन और अमेरिका से जाके और थाईलैंड से जाके और जब फंस जाएंगे वहां कहेंगे नहीं भारत की बात करो दो में से एक तय कर लें यहां वचन देके जाएं कि विदेश से हम ज्ञान नहीं देंगे या विदेश की बात है तो G7 G20 कंट्री में नाम बता के जाएं जहां महंगाई की दर हमसे कम और विकास की दर हमसे अधिक ठीक है अभी इस पर भी आता हूं पर आपने क्योंकि GST का जिक्र किया था तो वो आटे पर दाल पर दूध पर ये सब चीज़ों पर पनीर पर जो GST बढ़ा दिया था वो सर्वसम्मति से बढ़ाया था आपने मैं ऐसे ही एक इंटरप्शन ये कर रहा था पर आपने अंतर्राष्ट्रीय फलक की बात कर दी एक मिनट सुनिए ना सुधांशु अंतर्राष्ट्रीय फलक की जब हम बात करते हैं जब आप ताल ठोकते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए तो यहाँ पर क्या ये आंकड़ा भी जानना और समझना जरूरी नहीं हो जाता कि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम दुनिया में 142वें नंबर पर हैं भुखमरी सूचकांक जिसे आपकी और मेरी सरकार खारिज करती है 117 देशों में हम 107वें नंबर पर हैं एक तस्वीर यह भी है जवाब दे दूं इसका जी प्लीज जवाब दे दूं मान्यवर जिस भूखमरी सूचकांक की बात करते हैं उसमें पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान भी हमसे ऊपर है श्रीलंका हमसे ऊपर है जहां खाने के लाले पड़ रहे हैं लोगों ने देखा आटे के लिए गोलियां चल रही है कौन से लोग किस आधार के ऊपर बनाते हैं ये किस गिरी हुई मानसिकता के लोग ये सूचकांक बताते हैं जिनको हमने खैरात में अनाज बांटा वो भुखमरी के सूचकांक में हमसे ऊपर हैं और विपक्ष के लोग मैं कहूंगा उस कौन सी गिरी हुई मानसिकता है जो इसका आकर ढिंडोरा पीटते हैं मान्यवर मैं कहना चाहता हूं ये कौन से आंकड़े इसलिए बताइए कोई कहेगा किसी के गले के नीचे उतरने वाली बात है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भुखमरी हमसे कम है जहां पे ये हो रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कई बार ये जो सूचकांक होते हैं इसकी बजाय जो एथेंटिक एजेंसीज हैं ये प्राइवेट एजेंसी नहीं सरकारें क्या कह रही हैं सरकारें क्या कह रही हैं और आपके प्रेरणा स्रोत क्या कह रहे हैं सुधांशु अब मैं दत्तात्रेय होस बोले वो क्या बोले थे उस पर आपकी तरजीह और तवज्जो चाहूंगा उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं 23 करोड़ लोग 375 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा पा रहे हैं ये कुल मिलाकर 43-44 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है वो कहते हैं कि 1% जो शीर्ष के लोग हैं इस देश में 20% हिस्सेदारी उनके पास है आय की संपत्ति 42% है टॉप 10% के पास कुल कमाई का 57% चला जाता है और बॉटम 50 के पास पल्ले हाथ 13% कमाई आती है गलत जानकारी दे रहे हैं दत्तात्रेय होस बोले
देखिए, आप दत्ता जी का पूरा स्टेटमेंट मुझे अगर बता दें कि उन्होंने पूरा क्या बोला था। 2 अक्टूबर 2022 ये बिल्कुल सही बात है। 2 अक्टूबर 2022 स्वावलंबी भारत अभियान के तहत आयोजित एक वेबिनार के दौरान ये सारी बातें कही। हाँ, तो सारी बातों में कहूंगा, सारी बात सामने होनी चाहिए ना, 2 वाक्य नहीं। फिर भी मैं 2 वाक्य पे जवाब देता हूं मान्यवर, पूरी सारी बातें होनी चाहिए स्वावलंबी भारत में क्या क्या हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं इस पर भी जवाब देता हूं। आपने अच्छा सवाल किया कि 1% लोगों के पास संपत्ति है। मैं पूछना चाहता हूं वो कौन से नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है? वही जो गरीब और वंचित की राजनीति करते हैं। चुनौती से कहता हूं, जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा अरबपति खरबपति नेता वो। आपको उदाहरण देता हूं, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति कहे मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं। गायत्री प्रजापति, और 10 साल के अंदर ऑफिशियली 150 करोड़ की संपत्ति। बिहार में गरीब गुरबा की सरकार वाली लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आज बिहार का सबसे अमीर परिवार है। तमाम ऐसे वो परिवार हैं जो गरीब और वंचित की, और कहते हैं कि हम गरीब की राजनीति करते हैं, किसान मजदूर की राजनीति करते हैं। आप तो 2-3 पीढ़ी से ना किसी ने नौकरी की है, चाल चरित्र और चेहरे की, बता दीजिए ना, ये 1% लोगों के पास ऐसी संपत्ति कैसे? आप स्वच्छ और स्वस्थ बताइए। चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने एनसीपी की टूट से पहले एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे। 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रहे थे। लाल कालीन बिछाकर उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया। अजित पवार को हसन मुशर्रफ साथ में छगन भुजबल, इन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप, इन्हें मंत्री बना दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे 2-2 हाथ, मतलब हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। इसके बारे में क्या बोलेंगे? संदीप जी, वैसे विषय गरीबी पे था, भ्रष्टाचार नहीं, आप भ्रष्टाचार पर आप आए ना। हमारा कहना था कि आरोप है। हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूं। नहीं, मैंने तो सिर्फ गरीब 1% संपत्ति की बात कही। सबसे अच्छा। संपत्तिवान नेता वो हैं अजित जो पवार गरीबी क्या की है? बात करते हैं। अजित पवार नोट क्या की है? माला वो पहनती हैं जो कहती हैं कि मैं गरीब की बात करती थी। मैं अब उसी पे आ रहा हूं। हमारा कहना है कि अजीत पवार पे आरोप है। जिस नेता पे आरोप है, हमारे हिसाब से जब तक आरोप के ऊपर से वो बरी नहीं होता, किसी से हमने केस विड्रॉ नहीं किया, ना डाइल्यूट किया है। मगर मजे की बात, इनसे शर्मा से केस विड्रॉ नहीं ये हुआ। कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मुकुल रॉय, हम सुवेंदु अधिकारी, कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। बीएस आप बताइए कौन सा केस विड्रॉ हुआ है? केएस बताइए, कोई केस विड्रॉ हुआ हो तो बताइए। नारायण राणे। अब मैं जवाब दे दूं भाई। हाँ। अरे आप बीच में बोलने लगे संदीप जी, आप बीच में बोलने लगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किया है, किसी का केस क्लोजर नहीं किया है। उसकी तरह नहीं कि 2008 में न्यूक्लियर डील पे जैसे ही